नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बीजेपी पर इंडिया का घेरा कसता जा रहा है। इंडिया की तरफ से बीजेपी पर तगड़े वार हो रहे हैं। शरद पवार, सचिन पायलट, जयराम रमेश जैसे नेताओं ने अलग अलग मुद्दों को लेकर आज बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं अमेरिकी सांसदों ने भी राहुल गांधी से अकेले में मिलने की इच्छा जतला करके पीएम मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया को कमजोर दिखाया जाए, उसमें दरार दिखाई जाए, मगर अभी खुद बीजेपी के लिए बड़ा गड्ढा बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन में भी फूट दिखाने में लगी हुई है और इसके लिए बीजेपी ने जरिया बनाया है शरद पवार को। जब से एनसीपी में फूट डालकर बीजेपी ने अजित पवार को अपने पाले में किया, तब से बार बार खबरें चलाई जा रही हैं दोस्तों कि शरद पवार भी एनडीए में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है कि एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी की विचारधारा एनसीपी के राजनीतिक खांचे में फिट नहीं बैठती है। बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी की विचारधारा एनसीपी के राजनीतिक खांचे में फिट नहीं बैठती है। बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति करती है। तो शरद पवार एक बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं और वहीं दूसरा बड़ा इल्जाम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर लगाया है। दरअसल पीएम मोदी ने जब से संसद में मिजोरम पर वायुसेना के हमले की बात कही है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पोस्ट में यहां तक दावा कर दिया कि राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिता थे, और सुरेश कलमाड़ी की, ये दोनों, सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट, इन दोनों ने ही वायुसेना के उन विमानों को उड़ाया था। यानी कि उनके ये दोनों पायलट थे जिसमें मिजोरम के नागरिकों के ऊपर बम गिराए गए थे। समझ रहे हैं आप कि राजेश पायलट और कलमाड़ी, ये दोनों पायलट उस विमान के थे जिस विमान के जरिए मिजोरम पर बम बरसाए गए थे। ये कहा किसने? तो अमित मालवीय ने। और इसी का इनाम, आगे कह रहे हैं कि इसी का इनाम बाद में उन्हें कांग्रेस में सांसद और मंत्री बनकर के मिला। अपने पिता राजेश पायलट को लेकर सचिन पायलट ने फिर खुलासा किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया अपने विचारों को और लिख रहे हैं कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई। ये कह रहे हैं सचिन पायलट, राजेश पायलट के बेटे और वर्तमान कांग्रेस विधायक। आप जानते हैं टोंक से हैं, वो राजस्थान से। तो राजेश पायलट पर बीजेपी नेता की टिप्पणी गुर्जर समुदाय को भी नागवार गुजरी है और ट्विटर पर आज दिन भर हैशटैग अमित मालवीय माफी मांग ट्रेंड करता रहा। आपको बता दूं कि इस साल राजस्थान में चुनाव है जहां पहले से बीजेपी की हालत खस्ता है। ऐसे में गुर्जरों की बीजेपी नेता से यह नाराजगी बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी पे ये दूसरा हमला था। बीजेपी पर तीसरा हमला जो है वो आज इंडिया के नेताओं ने किया है। जून में मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला कर लिया था, आप सबको पता है। लेकिन 3 मूर्ति नेहरू मेमोरियल की बात कर रहा हूं। लेकिन इस फैसले पर अमल किया गया आजादी के जश्न के मौके पर। अब नेहरू मेमोरियल के बाहर प्रधानमंत्री संग्रहालय का बड़ा सा बोर्ड लग गया है। मोदी सरकार की इस हरकत पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए वो कह रहे हैं कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भयहीन भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब
जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। इनके बाद आरजेडी प्रवक्ता और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि वे यानी केंद्र जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिटा सकते क्योंकि वो देश की मिट्टी में हैं। ये कह रहे हैं मनोज कुमार झा कि जवाहरलाल नेहरू को आप मिटा नहीं सकते क्योंकि नेहरू जी देश की मिट्टी में हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि वे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की तरह इतिहास नहीं बना सकते, इसीलिए वे नाम बदल रहे हैं। इनके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी की मृत्यु के बाद उसका अपमान करना हमारी संस्कृति में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने महान योगदान दिया था, ये छोटी राजनीति को दर्शाता है। ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं दोस्तों, और अपनी बात नेहरू मेमोरियल पर कह रहे हैं जिसका नाम बदल दिया गया, और वो भी कब? जश्न आजादी के दिन। नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश मोदी सरकार ने की तो उसे इंडिया का तीखा विरोध झेलना पड़ा। आज बीजेपी पर चौथा हमला भी हुआ है, और चौथा हमला कांग्रेस ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। आज कैग की रिपोर्ट पर बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैग की रिपोर्ट पर कई दिन से खुलासे हो रहे हैं। मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का कैग ने खुलासा किया है। आइए एक एक कर कैग के इन खुलासों को देखते हैं। इनमें 7 घोटाले हैं। पहला घोटाला है भारत माला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा। दूसरा घोटाला, 7 बड़े घोटाले जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का दावा करती है, उसी सरकार की पोल जो है वो कैग ने खोला है। दूसरा घोटाला, द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 18 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए खर्च, ये दूसरा घोटाला। तीसरा घोटाला, टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए, जनता से वसूल लिए 132 करोड़ रुपए टोल नियमों का उल्लंघन करके। और चौथा घोटाला, आयुष्मान भारत योजना के करीब 10 लाख लाभार्थी फर्जी हैं। आयुष्मान भारत घोटाला के करीब 10 लाख लाभार्थी फर्जी हैं। और 5वां घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ, ये 5वां घोटाला। छठा घोटाला, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा किया प्रचार में खर्च। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा किया प्रचार में खर्च। और 7वां घोटाला आपके सामने ला रहा हूं। 7वां घोटाला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर विमान इंजन की डिजाइन और प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, 154 करोड़ का नुकसान। ये 7 घोटाले जो हैं, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये 7 घोटालों का पर्दाफाश, खुलासा किया है तो ये कैग ने किया है। तो इन तमाम सवालों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आज घेरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बीजेपी पर 5वां हमला दूसरी तरफ से हुआ है दोस्तों। 5वां हमला, ये 4 हमले अभी तक आपके सामने रख रहा था। पहला हमला शरद पवार ने किया, दूसरा हमला सचिन पायलट ने, तीसरा हमला इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू वाले मामले में, चौथा हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सामने देख रहे हैं आप कैग का जो बड़ा खुलासा, वो 5वां हमला हमने, आपने या हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका से हुआ है। वैसे इसे सीधे सीधे हमला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें मोदी सरकार को चोट हमले जैसी ही लगी है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत पहुंचे अमेरिकी सांसदों ने राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। अकेले में अलग से मीटिंग करेंगे, गुप्त मीटिंग करेंगे, राहुल गांधी से करेंगे। आप सोच लीजिए, विदेश से कोई आए, सत्तारूढ़ दल का, सरकार का, वो अगर गेस्ट हो और कहे विपक्ष के उस नेता से मुझे मिलना है, वो भी अकेले में मिलना है जो नाकोदम किए हुए है मोदी सरकार का, तो कितना बड़ा हमला हो सकता है, कितनी बड़ी चोट हो सकती है। वही चोट लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ये जो अमेरिकी सांसद हैं, ये मिलना चाहते हैं। ये सांसद मोदी सरकार के मेहमान हैं, लेकिन वो उस शख्स से मिलने की इच्छा जतला रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करता है। नाम है राहुल गांधी।
राहुल जब अमेरिका गए थे तब भी उनकी मुलाकात वहां के कुछ सांसदों से हुई थी, आप सबको हमने वो खबर पहुंचाई थी, और इससे मोदी सरकार और बीजेपी के लोग राहुल पर हमलावर हो गए थे। लेकिन अब खुद अमेरिकी सांसदों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जतलाई है, तो मोदी सरकार इससे कैसे इनकार करेगी या कैसे इस सिचुएशन पर रिएक्ट करेगी, यह देखना होगा। तो ये 5 हमले, ताजा तरीन हमले मोदी सरकार पर, वही हम यहां लिख भी रहे हैं आपके सामने कि इंडिया की घेराबंदी में बुरी फंसी बीजेपी। आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी घेरेबंदी की चर्चा करते हैं। क्या इंडिया और कांग्रेस के पंचवार का जवाब दे पाएंगे, 5 हमले का जवाब दे पाएंगे मोदी, या जवाब दे पाएगी बीजेपी? इंडिया की घेराबंदी में क्या फंसकर रह जाएंगे मोदी? सवाल बहुत हैं, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। संजय कुमार सिंह जी हैं, स्वागत है संजय जी आपका। प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत करता हूं। दीपक पाचपोर जी आपका भी स्वागत है, और स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी, और स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। 5 हमले कैसा देखा जाए? दूसरी तरफ लगातार मीडिया का एक हिस्सा है जो इंडिया में बिखराव, इंडिया में टूट, ऐसी खबरें प्रसारित कर रहा है। चलिए उन खबरों से इतर जो सही खबर है वो आप हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उन तक, जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप सबके जरिए। कैसे देखा जाए इन 5 हमलों को, और कैसे देखा जाए जो कहा जा रहा है शरद पवार से लेकर अमेरिकी सांसदों तक? देखिए राजीव जी, डीवी लाइव में हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे कि जो जमीन का स्पंदन है और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, और हम लोगों का ये पूरा ये मन बना लिया है हमने, और हमको समझ में आ रहा है, एज ए विश्लेषक हमको समझ में आ रहा है कि 2023 और 24 का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया और पूरी तरह से राहुल गांधी मानस पटल पे छा गए हैं और राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। आपके जितने भी श्रोता और दर्शक देखते हैं कार्यक्रम को, टिप्पणी करते हैं, एक एक को मैं पढ़ता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं। 95% लोग हमारी चर्चा से सहमत होते थे और 5% लोग, 2-3 लोगों का हमेशा ये विचार रहता था कि नहीं, आप लोग जो ये कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मोदी आएंगे अगली बार लाल किले के प्राचीर से वही झंडा फहराएंगे। अब देखिए इस बात की पुष्टि ये हो रही है कि आप सोचिए, अब जिस तरह से मुझे मोदी जी की पर्सनैलिटी का अध्ययन करने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार से अमेरिकी सांसदों के पर्सनैलिटी का भी स्टडी करने में मुझे परेशानी हो रही है। अरे 7.5 कैरेट का हीरा तो भेंट दिया मोदी जी ने बाइडेन जी की पत्नी को, और अमेरिकी सांसद जो हिंदुस्तान आए, जिन्हें यहाँ पे अतिथि बना के बुलाया गया, वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी से मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी तंत्र है, जो बहुत ज्यादा मजबूत है, जो एक एक चीज पे निगाह रखता है, राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर निगाह रखता है, इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व ये समझ गया है कि 2024 में सत्ता बदलने वाली है। ये लेम डेक प्राइम मिनिस्टर हैं और अगला देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो संवेदनशील होगा, वो लोकतांत्रिक होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा और देश को जोड़ने वाला होगा। राजीव जी, दूसरी बात आप सोचिए, जो प्रचार किया जा रहा था कि ये सरकार जो है, ये सरकार बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी है। अब सोचिए, आप ये सोचिए कि अगर देश की 90% जनता का जीवन स्तर गिर रहा है, अगर देश के गिने चुने 5-7 लोगों की आमदनी केवल बढ़ रही है, और उसमें से भी 2 ऐसे पूंजीपतियों की आमदनी चौथी और 5वीं गुना हो रही है जो कि केवल एक राज्य से संबंधित हैं, तो ये बात समझने की है। अगर भ्रष्टाचार के समय में हम लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, डिफेंस फोर्सेज में बच्चों को नौकरियां मिल रही थी, और देश में इतनी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, तो देखिए एक और अर्थशास्त्र का, राजीव जी, मैं सिद्धांत आपको बताऊं कि जब डिमांड बढ़ती है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब लोगों की आमदनी कम हो रही हो और डिमांड कम हो रही हो, उस समय इन्फ्लेशन बढ़ना, ये बहुत बड़ी समस्या की तरफ संकेत दे रहा है। भाई आप सोचिए, जो लोग पहले 1 किलो टमाटर खरीदते थे अब 250 ग्राम टमाटर खरीद रहे हैं,
तो इसका मतलब यह है कि जब खपत कम हो गई तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब यह है कि कुछ पूंजीपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जितने भी अदरक का, चाहे वो जीरे का हो, चाहे टमाटर का हो, ये संग्रहण कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों से 5 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और खपत कम होने के बावजूद उसको 150-200 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको ईमानदार सरकार कहते हैं तो हमारी आमदनी जो आपके पूंजीपति मित्र हैं उनके अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब यह है कि क्या यह कोरिलेशन है कि आपकी ईमानदार सरकार में बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और एक बेईमान सरकार में रोजगार मिलेगा और आपकी जो आप इस बार का इन्फ्लेशन डाटा देखिए, आप ये देखिए आपका रुपया डॉलर की तुलना में 83 रुपए हो गया है। और राजीव जी, आपके इस मंच के माध्यम से मैं ये संकेत देना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, अगर रुपए 85 पैसे पे डॉलर पे एक हो गया, देश की आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, विदेशी ऋण 3 गुने हो रहे हैं, आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में हैं और भगवान करे इस जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम एक ऐसी सरकार को चुने जो गरीबों में धन वितरण करे, जिससे कि जो महंगाई का बोझ है उसको सहन करने में वो लोग सक्षम हो। जी, ये बहुत बड़ी चेतावनी है और ये उन लोगों के, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं और आपसे बेहतर और कौन जान सकता है, समझ सकता है स्वामी जी, कि अगर रुपया और कमजोर हो गया तो भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। और दोस्तों, ये एक चेतावनी हम सबके लिए है, चेतावनी नहीं बल्कि चिंता कहें, क्योंकि चेतावनी हम लेकर क्या कर पाएंगे? यहां चिंता ही जाहिर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देश की नैया और जिसके हाथ में जो पतवार है खेने की, वो पतवार लेकर के हमको पार लगा पाएगा या नहीं, ये 2024 तक तो आपको झेलना ही है, हमको झेलना ही है, सीधे शब्दों में कहूं तो। इसलिए भी क्योंकि ये परिस्थिति इस वक्त जो बनी हुई है, महंगाई दर लगातार आप देख रहे हैं बढ़ रही है, उसके साथ साथ तमाम अलग अलग आंकड़े जो आ रहे हैं वो देश के लिए सही दिशा देश की नहीं बता रहे हैं। और ऐसे में ये जो घोटाला है सामने जो आया हुआ है वो भी बहुत कुछ कहता है। कैग की रिपोर्ट सामने आती है, 7 बड़े घोटाले सामने आते हैं, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। चर्चा क्या होती है? तो इंडिया में फूट कैसे है, इंडिया में भी शरद पवार किधर जा रहे हैं। शरद पवार को मोदी सरकार ने कृषि मंत्री बनाने का वादा कर दिया है, और इतना ही नहीं, वो नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं उसके अध्यक्ष बनाने का भी उनको ऑफर मिल गया है। ये सारी बातें आ रही हैं। खैर, आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास, कैसे बरगलाया जा रहा है मीनू जी, जरा उससे पर्दा हटाइए। अब स्वतंत्रता दिवस हम 77वीं वर्षगांठ 76वीं वर्षगांठ मना लिए, 77वें साल में प्रवेश कर गए हैं आजादी के। आजाद हैं हम उन्मुक्त गगन में, लेकिन उसके साथ साथ इतना तो होना चाहिए कि हमको अपने भूख से, बेरोजगारी से और ऐसी जिंदगी से, इन सब से भी तो आजादी मिलनी चाहिए। एक डफली लेकर के ये गाना गाते थे तो उन लोगों के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लग गया। जी, ये डफली वालों की तरफ से ये एक और मैं कह देती हूँ कि जो रोजी पिक्चर मोदी जी पेश कर रहे हैं और आम जनता क्या सोच रही है, तो हबीब जालिब ने जो नस्ब है उसमें से एक थोड़ा सा निकाल रही हूं मैं शेर, कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। बीच में से काट दे रही हूं मैं। चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जहन की लूट को इस खुले झूठ को, जहन की लूट को इस खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो आम जनता, जो रामेश्वर सिंह जैसी आम जनता है, वो मोदी से नहीं मिलने जाना चाहती है। वो ख्वाहिश जाहिर करती है मैं राहुल गांधी से मिलने की। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि जहन की लूट हो रही है, ये खुला झूठ परोसा जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है गरीब सब्जी वाले को। तो वो व्यक्ति जो भारत माता, जिसको कि राहुल गांधी आजकल काफी डिटेल में उसका अपनी तरफ से उसका एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस भारत माता को समझ में आ रहा है कि जहन की लूट चल रही है यहाँ। और प्रधानमंत्री जो है लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर अपनी पद की गरिमा और अपने ओहदे को भूलकर एक चुनावी रैली जैसे संबोधित कर रहे हैं। और वहां से मैं तो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि वो एक तरीके से बड़े सधे हुए शब्दों में हेड स्पीच दे रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल, लेकिन जो उसका अगर डाइसेक्शन किया जाए उस स्पीच का, तो वो यही कहना चाह रहे हैं तुष्टिकरण से। और क्या मतलब है उनका? देखिए, तुष्टिकरण का मतलब किसी को संतुष्ट करना। तो वहां लेकिन संघ और भाजपा की विचारधारा ने इस तुष्टिकरण शब्द का जो एक डिस्टॉर्टेड, जो एक उसको बिगाड़ के जो उसका एक इंटरप्रिटेशन दिया है, जो उसकी व्याख्या दी है, उसमें यही है कि मुसलमानों को ज्यादा रियायतें देना। तो वो चीज, और जो मोदी जी ने वहां कही और वो उन्होंने वहां से जो कही है, वो एक्चुअली मैसेज दे रहे हैं अपने नीचे वालों को। क्योंकि मोदी जी जिस तरह की मैसेजिंग करते हैं अपनी रैलियों में और चुनावों के दौरान, उसी तरह की उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई 2024 के लिए तैयारी जो है वो तुष्टिकरण ही होगा, हमारा जो प्लैंक होगा। तो वो, लेकिन पब्लिक उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए, आपने भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, जो सीएजी की, कैग की जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, और नाक के नीचे खा रहे हैं लोग। खा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहा है पैसा जो उसमें से निकल रहा है? इतना पैसा निकल गया, करोड़ों अरबों रुपया। वो ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिविजुअल के खाते में जा रहा होगा, वो पार्टी के ही खाते में आ रहा होगा, बीजेपी के। तो क्या मोदी जी को पता नहीं है ये सब चीजें? और उसके ऊपर तुर्रा ये कि मतलब हिम्मत देखिए कि आप लाल किले से बैठ के प्राचीर पे खड़े होके और विपक्ष को कोस रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए, तुष्टीकरण के लिए। तो ये मेरे हिसाब से तो पता नहीं इतनी, जिसको कहते हैं बेगैरतमंदी लाते कहां से है मोदी जी, इतनी बेशर्मी लाते कहां से है? लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि देखिए, जनता फिर समझ रही है। जो पिछले दिनों कितना अभी सोशल मीडिया पे कितना ये चर्चा रही कि भाई मोदी और राहुल गांधी ने जो भाषण दिया मणिपुर के ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर संसद में, उसको कितने लोगों ने सुना, ज्यादा किसका सुना? तो उसमें फिर ये आया कि राहुल गांधी के भाषण को सुना। इसका मतलब क्या कि जो मोदी जी कहते हैं, जो उनकी मन की बात है, उससे जनता ऊब चुकी है, विश्वास हट चुका है। और राहुल की जन की बात का पे लोगों को विश्वास आने लगा है, और वो क्योंकि वो दिल की बात है, उनके मतलब की बात है, इसलिए वो जनता सुनेगी। और ये मोदी जी इस मैसेज को जितनी जल्दी अगर समझ लें, क्योंकि मैं मानती हूँ मोदी जी खुद भी एक्टिव रहते होंगे सोशल मीडिया पे, उनको पता रहता होगा कि कहाँ जा रही है जनता, तो वो अपने भाषण में भी सुधार करें और अपनी ये जो परिवारवाद का जुमला है, इसको आप बंद करें। ये क्योंकि देखिए, इस देश की जनता ने परिवारवाद को स्वीकार कर लिया है, वो किसी भी पार्टी में हो। आप जो है, जितने भी नेता है परिवारवादी, जिनको तथाकथित तौर पे पार्टियां कहा जाता है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, उन सबके नेताओं को और उनके आगे लोगों को, सबको जनता ने वोट देकर चुन लिया है, अपने वोट से चुन लिया है। तो इसका मतलब जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप बेफालतू में ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। आप अपनी पार्टी को तो देखिए जहां परिवारवादियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन मोदी जी को वो समझ में नहीं आता है। भ्रष्टाचार का कैग में देख लीजिए, तुष्टीकरण की बात रही, आप पसमानदा मुसलमानों के बारे में कैसे बात करते हैं? फिर भाई देखिए, मुसलमान तो मुसलमान ही है, आप उसमें भी डिवाइड पैदा करके पसमानदा अशराफ की और उसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को सब समझ में आ रहा है। आप इधर पसमानदा की बात करते, अगले दिन एक लिंचिंग हो जाती है। आप इधर पसमानदा की बात करते, उधर एक दिन बुलडोजर चल जाता मुसलमान के घर के ऊपर। तो कौन सी बात को सच मानेगा? अब पब्लिक ने समझ लिया है कि भाई भ्रष्टाचार भी चलेगा और परिवारवाद भी चलेगा, पर ये नहीं चलेगा, जो ये सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, जो आपने ये भाईचारा और ये सौहार्द का जो वातावरण है इस देश का बिगाड़ दिया है, वो ना काबिले बर्दाश्त है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, क्या इससे मोदी जी या उनकी सरकार या उनकी पार्टी बीजेपी बची हुई है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बीजेपी के लोग या मोदी जी या उनकी पार्टी, उनकी सरकार ही दे सकती है। हम लोग तो कुछ चीजें सामने ला सकते हैं, और हम भी किसी और के जरिए, कैग के जरिए आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं कि कैग ने जो 7 बड़े खुलासे किए हैं, 7 बड़े घोटालों के, मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों के खुलासे किए, वो अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं। तो भ्रष्टाचार के नाम पर क्या मोदी सरकार बिल्कुल पाक साफ है? नहीं है। परिवारवाद पे आइए। परिवारवाद में तो कितने हैं, अमित शाह से लेकर के, अब मोदी जी का परिवार है ही नहीं तो अलग बात, लेकिन उनके अलावा जितने भी हैं, और उनमें सब देखिए आप कितने मंत्री, अनुराग ठाकुर से लेकर के पीयूष गोयल तक, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम कई नेता हैं जिनके बेटे भी हैं आज
जिनके परिवार के और लोग भी हैं। तो लंबी लिस्ट है। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो किनारे गया, तुष्टीकरण की राजनीति के सामने आप खड़े कर रहे हो किसको? तो सांप्रदायिक, यानी सांप्रदायिकता को। अगर सांप्रदायिकता को सामने रख करके, तो वही बात अभी कह रही थी मीनू जी कि यह राजनीति नहीं चलेगी। दो राजनीति पैरेलली आप कर रहे हैं, और तो तीसरी राजनीति को आप सांप्रदायिकता के साथ काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलने वाली। वो राजनीति देश की जनता आप समझ रही है। देश की जनता इसके साथ साथ जो लिंचिंग और तमाम चीजें, नफरत, इस कारोबार के साथ साथ जो महंगाई का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी चिंता देश की जनता जतला रही है। आना चाहता हूं एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी से मिलने के लिए? अगर अब राहुल गांधी यहां से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां के सांसदों से, वहां के प्रमुख लोगों से मिलते हैं, तो यहां मोदी सरकार को, बीजेपी को बहुत तकलीफ होती है। अब वहां के लोग यहां आते हैं, कहते हैं हमें प्राइवेट में मिलना है, तब भी तकलीफ होनी वाजिब है। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं। वो अभी जश्न आजादी के दिन, इस मौके पे इनवाइट हम किए, और वो आपके यहां जाकर के मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो मुझे तो तकलीफ होगी प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोजेक्ट था वो बूमरैंग कर चुका है, वो खत्म हो चुका है। और इन्होंने बहुत कोशिश की, और जिस तरीके से राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आए, वो वहीं से वो खत्म हो गया था मामला, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भी। तो अब आप राहुल गांधी पर जितना टारगेट करेंगे, उतना आप उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएंगे। आप देखिए, देश में उनकी अब स्वीकार्यता बन चुकी है। अब लोग समझ चुके हैं कि वो जो बदनाम करने की उनको एक प्रोजेक्ट था, वो फर्जी प्रोजेक्ट था। और दूसरी तरफ आप मोदी जी को देखिए कि मोदी जी का जो ओरिजिनल रंग है वो सामने आ रहा है धीमे धीमे, और मुखौटा उतर रहा है कि वो विकास वगैरह के मुद्दों पर आए थे। अगर आप उनकी लोग वहाँ से लाल किले से स्पीच को भी देखिए, तो पूरी वो डिवाइसिव, बांटने वाली स्पीच थी। और उसकी अगर हम आप अध्ययन करें राजीव जी, तो बेसिकली आप समझिए कि इसको कि कहा जा रहा है, हमने भी कहा, इस प्रोग्राम में भी कहा, बाकी मीडिया ने भी कहा कि वो इलेक्शन स्पीच थी। तो हम इसको इलेक्शन स्पीच के हिसाब से सोचते हैं पहले, कि बीजेपी को मोदी जब आए तो 31% वोट मिला 2014 में, और उसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ, और पुलवामा के बाद 37% वोट मिला। ये जो 37% वोट मिला, ये जो 6-6.5% की बढ़ोतरी हुई, वो तब हुई है जब विपक्ष ने विड्रॉ कर लिया चुनाव से। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं था। तो मोदी जी उस हकीकत को जानते हैं कि उनका जो ओरिजिनल वोट है, वो अब उस 31% में आप एंटी इनकम्बेंसी भी जोड़िए यूपीए सरकार की, जी, तो ये 25-26% वोट इनका ओरिजिनल वोट है। इस वोट के सहारे इनको इंडिया गठबंधन से लड़ना है। इसलिए मैं कभी भी 2019 के वोट बैंक को, 2019 के वोटिंग परसेंटेज को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता हूं। तो ये 25-26% की हकीकत मोदी जानते हैं कि इससे वो कैसे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से, और इसलिए वो जिस तरीके की स्पीचेस दे रहे हैं, जिस तरीके की, वो अपने वोट बैंक को रिटेन करने के लिए कि जितना है उतना बचा रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि अब आप मोदी जी के इर्द गिर्द आप अध्ययन कीजिए। अभी आपने करप्शन के, सीएजी ने जो करप्शन का खुलासे किए हैं, उसको उजागर किया है, वो दिखाया आपने। मैं कह रहा हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल, ये बहुत थोड़े से हैं जो सामने आ पा रहे हैं, और ये करप्शन किस पैमाने पर है उसका डर ही लगातार एक एक्सटेंशन सारे अफसरों को जो मिलता है, कि नए अफसरों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। सिविल सर्वेंट्स को ब्यूरोक्रेसी में लोग सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने से पहले रिटायर हो जा रहे हैं। तो एक जो अफसरों का एक सिंडिकेट बन गया है, वो सिंडिकेट यही काम कर रहा है।
संजय कुमार मिश्रा जी क्यों काम कर रहे हैं, क्यों घुटने के बल चले गए सुप्रीम कोर्ट उनको 45 दिन का एक्सटेंशन लाने के लिए। और मुझे डर है कि 45 दिन का उनका एक्सटेंशन जब 15 तारीख को पूरा होगा सितंबर में, तो सरकार फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के जाएगी उनको एक और एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा ईडी डायरेक्टर के बगैर मोदी जी चल नहीं पाएंगे। वो बड़ा एक महत्वपूर्ण काम इनके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिंडिकेट है जो दबाए रखता है। लेकिन दूसरा सच ये है कि प्रेशर कुकर की सीटी को आप अगर दबा के रखेंगे लंबे समय तक तो फट जाएगा। जी बिल्कुल। और आप देखिएगा कि 2024 के आते आते स्थिति ऐसी ही बनेगी। दूसरी बात पवार साहब के बारे में जो शुरुआत में आपने कहा, जी देखिए, तो पवार साहब के पूरे इस मामले में आप देखिए कि जो खबरें लीक की गई वो बीजेपी की तरफ से लीक की गई। तो बीजेपी की तरफ से जब लीक की गई तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि वो एकनाथ शिंदे का वही करेगी जो विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी का कर दिया। अब ये एकनाथ शिंदे को देखना है कि वो कितने रेलिवेंट हैं, और जब तक वो स्पीकर का फैसला नहीं आता है 16 एमएलए को लेकर, तब तक है मामला। तो जैसे ही वो तो इसलिए सारी कवायद है। लेकिन पवार साहब की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें, 1998 में वो कांग्रेस से निकले थे और लगातार पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में रेलिवेंट इसीलिए रहे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस की विचारधारा नहीं छोड़ी है। और कल अगर पवार साहब, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, कल अगर मान लीजिए कि किसी दबाव में चले भी गए, तो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी वो उनके साथ नहीं जाने वाली है। और पवार साहब को ये मालूम है, इसलिए पवार साहब गुगली वुगली उनकी आती रहेगी इधर उधर, लेकिन पवार साहब इसी कैंप में रहेंगे। और इंडिया गठबंधन में अब कोई नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, कोई हेलीकॉप्टर कहीं लेट हो गया, उस पर ये एक मीडिया का हिस्सा है जो वो उछलने लग जाता है। ये इनका डेस्परेशन है। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट, याद कीजिए, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि याद कीजिए मोदी साहब जब पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे तो नारे लगवा रहे थे। जी याद कीजिए जब मोदी साहब लाल किले से खड़े होकर ये कह रहे थे कि 2024 में भी मैं ही यहाँ से भाषण दूंगा। वो कैमरा जाता है उनके सामने बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर, उनके चेहरों के भाव पढ़िए आप। तो ये 5-6 लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ये 5-6 लोग इनकी रोस्टर ड्यूटी लगती है। उसके अलावा आप देखिए कि सीनियर बीजेपी नेता नहीं आ रहे हैं इनके साथ। तो मोदी जी काफी आइसोलेशन में हैं। वो केवल और केवल अपना 31% 32% बचाने की फिराक में ये सारी चीजें करते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। तो बहुत शानदार ढंग से विश्लेषण। एक तो 2014 में कितने परसेंट वोट मिले थे मोदी जी की पार्टी को, और 2019 में पुलवामा के बाद कितने परसेंट आए, तो 31 से 37% पे आ गए, यानी कि 6 से 7% आपके वोट में इजाफा हुआ। और अगर वो भी तब जबकि राष्ट्रवाद की आंधी बही 2019 में, 2024 में भी क्या वैसा ही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे में डर जो सता रहा है यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासकर, कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर अगर पीछे आ गए अपने ओरिजिनल वोट बैंक पे जो लगभग 26% है, तब तो सरकार कहीं से बनने वाली नहीं है। और तब सरकार अगर नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा? आज तक तो कभी विपक्ष में बैठे नहीं, विपक्ष में बैठने की नौबत आ जाएगी तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये सारी चीजें, सारी रचनाएं हो रही हैं। इस गणित को समझने की कोशिश कीजिए, और इस गणित से पर्दाफाश करने की कोशिश हम कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिलना, विदेश से आए हुए लोग, सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेस्ट हैं, आजादी के मौके पे बुलाए जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें राहुल गांधी से मिलना है, अकेले में मिलना है। तो कुछ तो चल रहा है अंदर में, कुछ तो पक रहा है। विदेश में बैठे लोग भी देख रहे हैं कि ये नेता जो है आगे चल करके बहुत काम का हो सकता है, चलो इससे मिल लो।
सीधे शब्दों में यही तो हो सकता है। सुनील शुक्ला जी, भाई काम के लोगों से मिलने तो हम ऐसे ही जाते हैं कि आज मिल लेते हैं, कल को बड़ा आदमी हो गया तो चलो उससे कुछ काम होगा तो निकल आएगा। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। ये भारतीय मूल के सांसद हैं, अमेरिकी सांसद जो आए हुए हैं और वो कांग्रेस के नेता से मिलना चाहते हैं। अब भारत सरकार के आमंत्रण पे आए हुए हैं और अभी तक उनके मिलने की संभवतः हम लोग जब बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने उनकी अनुमति दी है नहीं दी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक विदेश मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह किसी भी सरकार के लिए एक तरह का ये एक राजनीतिक संदेश इसमें होता है कि विदेशी राजनयिक हैं, उनके बीच में विपक्षी दलों की कितनी पैठ है या कितना विश्वसनीयता है उनकी, यह सरकार को सोचना चाहिए। जो मोदी सरकार के सामने चुनौतियां हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी बार बार दो ही तीन चीज मुद्दे की बात क्यों करते हैं? सवाल उन्होंने कहा कि परिवारवाद में पिछले 9.5 सालों में आप कहां लड़ते हुए दिखाई पड़े? क्या आप जो आज आपके मंत्रिमंडल में जो परिवार के सदस्य हैं, अनुराग ठाकुर साहब, क्या उनको पार्टी से निकाल देंगे? आप मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान साहब मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? किरण रिजिजू साहब मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? उनकी जगह पे कोई नया आदमी और आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर चले आएंगे? राजनाथ सिंह जी के अपने बेटे का इस्तीफा दिलवा देंगे कि नहीं साहब, अब तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है पार्टी, अब इनको हटाओ यहाँ से, उनसे इस्तीफा दिलवा देंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या जो शुभेंदु अधिकारी साहब हैं उनको आप पार्टी से निकाल देंगे? वो खुद सांसद विधायक, उनके पिताजी सांसद, उनके भाई विधायक, उनके एक भाई नगर पालिका के चेयरमैन, क्या इनको आप निकाल देंगे कि नहीं साहब ये तो परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं, इनको हटा दीजिए यहाँ से, इनको अब नहीं रखना है? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अगर आप परिवारवाद से क्या 9.5 साल में लड़ते हुए अगर आप देखे हो तो जनता आपकी मान लेगी कि बिल्कुल साहब सही बात है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की। अगर आप राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों की पारदर्शिता बनाए नहीं रखना चाहते हैं और सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है और कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा हूं, आप ये वो प्राविधान आपने हटवा दिया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लोग खरीदेंगे उसकी सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाएगी, उस पर आरटीआई का एक्ट लागू नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में किसने चंदा दिया इसको आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बगैर पारदर्शी हुए कोई सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार से रहित होने का दावा कर सकती है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मिलने वाले चंदे का खुलासा नहीं करना चाहते तो यह कैसे पता चलेगा कि चंदा देने वालों के हित में भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है? ये जो इसके निर्णय हैं वो हमारे आपके लिए हैं, आम नागरिक के लिए हैं कि उस कंपनी के लिए है जिसने उसको चंदा दिया? अभी आया कि पिछले कुछ सालों में 5,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और 1,000 कुछ करोड़ रुपया बाकी दलों को मिला है, सभी मिला करके इतने का फर्क है। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप तमाम चीजों को एक नया बिल ला करके आपने आरटीआई को कमजोर कर दिया, जिस पारदर्शिता के लिए पिछले दिनों पूरा देश लड़ाई लड़ा उसकी कि साहब जो सूचनाएं हम चाहते हैं हमको मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने एक आरटीआई का एक्ट बनाया, उस आरटीआई एक्ट की ऐसी तैसी आपने कर दी और प्रोटेक्शन के नाम पर एक नया बिल लेकर चले आए। अब तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतते हैं, अपने चीजों को लोगों के सामने नहीं रखते, संसद में चीजों को उन तथ्यों पर आप चर्चा नहीं करने के लिए तैयार होते और आप कहते हैं भ्रष्टाचार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद का चाहे नारा हो और चाहे आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा हो, कौन आपकी बात विश्वास कर? 2013 में लोग विश्वास करते थे, इसलिए करते थे कि आपने एक माहौल बनाया, एक आंदोलन इस देश में चला भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने जब कहा कि बहुत हो चुका भ्रष्टाचार, अब हम इसको खत्म कर देंगे, लोगों ने आप विश्वास किया। लेकिन अब आपकी बातों को आपके 9.5 साल के कार्यकाल के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा, जिसकी आप बात नहीं करना चाहते। आप बार बार इसलिए आपका जो परिवारवाद है वह बेमानी है, वो खोखला है, विश्वसनीय नहीं है। वह केवल इस बात के लिए है कि आप मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अगर आप कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बघेल साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या सुक्खू साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं?
क्या सिद्धारमैया साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या अशोक गहलोत जी परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? किसकी बात करना चाहते हैं? आज जिस परिवार की आप आलोचना करते हैं, कांग्रेस पार्टी के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर वो गांधी नेहरू परिवार नहीं है। आप बता दीजिए कि आपके पास अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस परिवार से आते हैं? वह उस परिवार से आते हैं जिसकी मां को जिंदा जला दिया गया था। क्या क्या नहीं भोगा उन लोगों ने, उस परिवार से तो आते हैं, उनके ऊपर परिवारवाद का तो आरोप नहीं लगता। और आपके यहां क्या है, मतलब नीरज शेखर साहब भी परिवारवाद का झंडा लेके घूम रहे थे, उसके खिलाफ। क्या आप उनको पार्टी से निकाल देंगे? किसकी बात करते हैं भाई आप? अजीत पवार साहब को आप पार्टी से निकाल देंगे? भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों के प्रतिनिधि नहीं है। आप वसुंधरा राजे जी, यशोधरा राजे जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजे जी, उनके वसुंधरा जी के पुत्र समसिंह नाम मैं बोल रहा हूं, क्या इन लोगों को पार्टी से आप निकाल देंगे? क्या ये पार्टी ये परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? किसको आप हटाएंगे? मध्य प्रदेश में आप चले आइए, कौन आपका कितने नेताओं का नाम गिनाया जाए? कैलाश विजय वर्गीय जी जो बड़े बड़े भारी भारी आपके चेहरे हैं, वो अब खुद विधायक रहे हैं 6 बार, उनके पुत्र जी विधायक हैं। लक्ष्मी नारायण पांडे जी जो विधायक एमपी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पुत्र विधायक हैं। वीरेंद्र सकलेजा जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। कैलाश जोशी साहब बहुत मैं सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनके पुत्र विधायक हैं। कितने लोगों की गिनती करेंगे आप? थावरचंद गहलोत साहब हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। ये सब मध्य प्रदेश के लोग हैं जिनमें आप 2003 से सत्ता में हैं। किस राज्य की बात करेंगे आप? किस राज्य से आप कहेंगे कि आप अभी पंजाब में अपना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया सुनील जाखड़ साहब को? क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? बलराम जाखड़ जैसे नेता के पुत्र हैं भाई वो। ऐसा भी नहीं कि आप उनके पिता का नाम नहीं खोज सकते हैं। वो परिवारवाद के प्रतिनिधि आपको नहीं दिखाई पड़ते? तो जो आपके पास चला हुए, जिनको आप ले लें, और अनुप्रिया पटेल जी, आप कहते हैं परिवारवादी पार्टियां जो केवल परिवार के बारे में सोचती हैं। सोनेलाल पटेल जी उनके पिता और अनुप्रिया जी उनकी पुत्री, और आपकी पार्टी में, पार्टी में नहीं, आपके गठबंधन में है, वो मंत्री हैं। आपको परिवार क्या नवीन पटनायक साहब को परिवारवाद के किस प्रतिनिधि नहीं है? वो बिजू पटनायक साहब के पुत्र हैं तो दुनिया जानती है, उनसे सहयोग लेने में आपको दिक्कत नहीं होती। वो परिवारवाद आप वहां परिवारवाद आपको दिखाई नहीं पड़ता। किस बात पे जनता पर विश्वास कर ले? आप भ्रष्टाचार की बात की, आंध्र प्रदेश वाईआरसीपी, चलिए भाई, मैंने आप बना वाईएसआर कांग्रेस से आपको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुख्यमंत्री आपने बनाया जिसको कर्नाटक में, क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं थे? उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे भाई, जो इस चुनाव में हार गए। किसी राज्य में आप बात कर लीजिए ना, किसी भी राज्य में चले जाइए जहां वहां स्थिति देख लीजिए। कल्याण सिंह साहब हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं, बड़े प्रतापी मुख्यमंत्री नेता रहे हैं, प्रतापी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पुत्र एमपी हैं, उनके ग्रैंडसन एमएलए हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। क्या परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? आप रीता जी आपकी पार्टी के एमपी हैं, क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? उनके पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नहीं थे? किस साधारण कार्यकर्ता को आप कहिए ना, आप अनाउंस कर दीजिए कि जितने परिवारवादी नेता हैं इनके क्षेत्रों से हम जो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, इनको टिकट नहीं देंगे। हम स्वीकार कर लेंगे कि आप परिवारवाद के खिलाफ है। आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपको बंगाल में आप लड़ने गए तो आपको मिले शुभेंदु अधिकारी साहब, उनके पिताजी एमपी, खुद एमएलए, उनके भाई एमएलए, उनके एक भाई, दूसरे भाई एक नगर पालिका के चेयरमैन, पूरा का पूरा नगर पालिका से लेकर संसद तक उनके लोग हैं। वह परिवारवाद नहीं है। और एक पार्टी, जिस पार्टी के ऊपर आप हमला करना चाहते हैं, मैं कह तो रहा हूं कि आप कहिए ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस परिवार से आते हैं? कौन सी वंशावली उनकी है? कहां से वो राजनीति करते चले आए हैं? सुक्खू साहब के परिवार के बारे में हमको बता दीजिए आप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ना कि आप एक ऐसा आडंबर खड़ा करना चाहते हैं जिससे आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस पर लोगों का ध्यान न जाए। आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। क्या तुष्टिकरण केवल मुसलमानों का तुष्टिकरण है? नूह में क्या कर रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको संतुष्ट कर रहे हैं भाई? क्या यह गवर्नेंस है?
दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए और अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई न करें, तो किस बात का ये किसी के साथ खड़ा होना नहीं है। सरकार तुष्टिकरण हुआ कि आप सभी के निरपेक्ष बने हुए हैं, और जो गलत है गलत है, जो सही है सो सही है। ये बात करने से नहीं चलेगी कि एक नए तरह का आप केवल तुष्टिकरण, केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण है। इस देश के विकास में सभी ने योगदान किया है। यह अगर हम और आप 76 साल हम लोगों ने बिता दिया आजादी के, तो इसमें सबका योगदान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी लोगों का योगदान है। और आज इस देश में जो रह रहा वो इस देश का नागरिक है, किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि अगर कोई समाज का पिछड़ा वर्ग है, आप पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? अगर क्या ये स्थिति आप बताइए ना, आप तो 9.5 साल से आप शासन में हैं, और लगभग 9 साल अटल बिहारी वाजपेयी शासन में थे, 18-20 साल आपकी पार्टी सरकार में रही है। आप ये बता दीजिए कि इस तुष्टिकरण से जिन मुसलमानों को आप टारगेट करना चाहते हैं, ये कहां आगे बढ़ गए? किसका अधिकार इन्होंने छीन लिया? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए जो बेजा तरीके से उनको दे दिया गया? एक आप में श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि अब ये देख लीजिए, आप अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इनको फायदा होता और देश तरक्की कर जाता। अब उसको आप सामने क्यों नहीं लाते? और जिन लोगों ने बेजा तरीके से किसी भी संप्रदाय या धर्म या वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, उनका नाम बताइए। एक केवल नारेबाजी से बात नहीं चलने वाली है। दूसरी चीज, आप नए तरह की बात करते हैं। आपने इन्होंने कहा, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण याद कीजिए कि 2 लाख संभवतः 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बनाना चाहते हैं। यही बात कही उन्होंने, सुनने में बड़ा बढ़िया शब्द है ये। इसको डिकोड कर दीजिए आप। माने लखपति का मतलब क्या हुआ? 8,000 रुपए महीने। 8,000 रुपए महीने के साथ आप बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं लोगों को, यह आपकी परिकल्पना है। लाख तो सुनने बहुत अच्छा लग रहा है, डिकोड करके बता दीजिए आप। 6,000 आप कहते हैं कि साहब किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपया। 6,000 रुपया को आप जोड़ लीजिए, महीने का दिन का कितना हुआ? 17 रुपया, 20 रुपया। क्या 17 रुपया 20 रुपया किसानों को देकर के आप उनकी जिंदगी बदल देंगे? और जो आप दे रहे हैं, ले कितने ले रहे हैं? 1200 रुपए का आप बेच रहे हैं गैस का सिलेंडर, ईंधन गैस का सिलेंडर। दुनिया की कोई चीज ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगती हो? हिमाचल प्रदेश का जो किसान था, सेब उत्पादक, उसको गत्ते के लिए जीएसटी देना पड़ता है। कोई ऐसी चीज आप बता नहीं सकते हैं जो जिसपे जीएसटी नहीं हो। और वो कितना पारदर्शी है, कितना उससे व्यापार बढ़ गया, आप बताइए। आप उन असफलताओं की बात नहीं करना चाहते हैं कि आपने नोटबंदी लागू करके इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि आपको केवल बात करनी है परिवारवाद और केवल भ्रष्टाचार, जिसके लिए खुद की आपकी जवाबदेही है। आज तक उसी बात को आप रट रहे हैं जो 2013 में कर रहे थे आप। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? किन किन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की? भ्रष्टाचार के किन आरोपों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया? भ्रष्टाचार के नाम पर आप केवल विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करते हुए दिखते हैं, इसीलिए लोग आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, आप जिसके खिलाफ बड़ी बड़ी आपने कार्रवाई कर दी, जो भ्रष्टाचारी देश का पैसा लेके भाग गए वो आज तक देश में नहीं आए। आप कोई उनको जिसको आप ला करके कहे कि साहब इनको हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये हम भारतीय कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई मुद्दा हो, अब आप सरकार में हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नेंस का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और आपको यह बताना पड़ेगा कि जिन किसानों की आय आप दोगुनी करना चाहते थे उनका क्या हुआ, जिन किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते थे उनका क्या हुआ, जिस बेरोजगारी और महंगाई की बात करते थे उनका क्या हुआ, जिस महिला सम्मान की बात आप करते थे उसका क्या हुआ, जिस आर्थिक विकास की बात करते थे उसका क्या हुआ। आपने कहा था कि अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो देश का स्वाभिमान गिरता है नीचे, सम्मान गिरता है नीचे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी साहब ने आपको रुपए की कीमत बता दी डॉलर की तुलना में। अब वो सम्मान की बात खत्म हो गई, इन विषयों पर चर्चा नहीं होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी जिनके लिए आपने पिछले 9.5 साल में कुछ नहीं किया। अब हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री से हम देश के भविष्य का एक नक्शा देखना चाहते हैं। वह नक्शा जिसको रंग भरने के लिए पिछले 9.5 साल से प्रयास किए जा रहे हैं। खोखली बातों पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है, और बिना जवाबदेही के किसी गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है। जी, देश का नक्शा आप देखना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में तो 1000 साल आगे का नक्शा दिखा रहे हैं, 1000 साल आगे। जी,
सुनील जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। तो 1000 साल आगे क्या होने वाला है वो तो बता ही रहे थे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आना चाहता हूं जरा पहले डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, फिर संजय जी के पास में आता हूं। दीपक जी, बहुत अलग अलग मसलों पे, अलग अलग मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में और हमेशा रहता भी है। एक इंडिया है जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, और दूसरा एनडीए है। यानी कि एनडीए इसलिए क्योंकि अभी परिवारवाद पे बहुत शानदार अपनी बातें रख रहे थे सुनील शुक्ला जी, और परिवारवाद की पोल खोल रहे थे, और ज़रूरत भी है। और जो घोटाले हैं उसकी पोल भी खुलनी चाहिए, जो घोटाले दिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, और जिस ज्योग्राफिकली हम आप सबके सामने रख भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन घोटालों को सामने रख करके और सवाल पूछे हैं कि ये सारे जो घोटाले हैं, आप तो कहते थे कि और घोटालों का नाम लेकर, भ्रष्टाचार का नाम लेकर के आप 2014 का चुनाव लड़के आए थे, जीत के आए थे। लेकिन 2014 और 2023 में जो फर्क है ये है कि वो तमाम चीजें जो किसी के और के बारे में आप कहते थे, आज आपका पीछा करती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे घोटाले हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, इन तमाम चीजों पे आप भी घिरे हुए हैं। जब आप भी घिरे हुए हैं तो उसके बाद आप कैसे, किस तरह आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपसे बेहतर हैं और देश की जनता इस बात को मान लेगी? क्या यही से फर्क जो है वो समझ में आता है कि उधर दो नेता अब सामने लाकर रखना चाहता हूं। एक है शरद पवार, जिनके पीछे और जिनके बारे में लगातार बात कही जा रही है। चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत नजदीक से देखे हुए हैं, परखे हुए हैं, इसलिए भी ये बात आपके सामने कि शरद पवार को लेकर के वो टूट जाएंगे, वो आ जाएंगे एनडीए में, वो बीजेपी के संग हो जाएंगे। एक ये बात। दूसरे हैं राहुल गांधी, जो अपनी राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं और उस राजनीति में उनका साथ देते हुए विदेशी लोग भी नजर आते हैं, विदेश के प्रमुख लोग भी नजर आते हैं। तो दो पैरेलल, और ये दोनों, तीसरी बात इन दोनों के साथ एक महत्वपूर्ण बात जो है राहुल और पवार में, कि दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। क्या यहां से एक तीसरी जंग की शुरुआत होती है जिसमें अब मीडिया का काम जो है वो प्रमुखता के साथ सामने आता है? हम जैसे मीडिया का नहीं, वो दूसरा मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक ये कह रहा है कि शरद पवार उधर जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको, इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें कहां तक आप देखते हैं शरद पवार की राजनीति को? हालांकि पहले प्रशांत टंडन जी कह चुके हैं और आप और हम सब जानते हैं कि शरद पवार आज तक कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं गए, उनके साथ नहीं गए और शायद न जाएं, और आज तो खुल के कह रहे थे कि नहीं जाएंगे। तो एक तो यहां पे ये भी समझना आपसे चाहूंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जो विदेशी मूल के लोगों का, वहाँ के सांसदों का जो साथ एक मुझे मिलना है, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती, बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। कैसे देख रहे हैं इसको? अनम्यूट कीजिए जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शरद पवार के मामले में ऐसा है कि शरद पवार के बारे में मैं खुद भी बड़े लंबे समय तक ये मानता रहा हूँ और अभी भी मानता हूँ कि शरद पवार क्या, किस समय क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप कहेंगे कि मैं शरद पवार पे 100% विश्वास करके चलूं, तो मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग राजनीतिक अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ कभी कभी अपनी फितरत के अनुसार करते हैं, तो कभी वो अपने कंपल्शंस के कारण करते हैं। अब इस समय ऐसी जो स्थिति है, शरद पवार जो है हम सबसे ज्यादा कहीं सीनियर है, ज्यादा उम्र के हैं, उन्होंने एक लंबे समय तक राजनीति की है, वो जानते हैं कि इस समय जो है किस शक्ति के साथ खड़े होना है। शरद पवार में कई तरह की कमजोरियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। उनके समय में काफी भ्रष्टाचार भी बढ़ा, उनके समय में बंबई जो है एक बहुत बड़ा जो जिसको हम बोलते हैं कि आपराधिक गतिविधियों का केंद्र ही बना, वो सब ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, ये बात सही है। जहां तक अब कोई ये पूछ सकता है फिर वो शिवसेना के साथ कैसे खड़े हो गए, तो शिवसेना के साथ खड़े होने की वाली बात वही है जो मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ये लगा कि ऐसे वक्त पे शिवसेना को, उन्होंने पहले भी शिवसेना को तोड़ा है, ऐसा नहीं है। 16 विधायक जो है उस समय उन्होंने छगन भुजबल वगैरह के साथ
उनके नेतृत्व में उन्होंने 16 विधायक को तोड़े थे और अपनी सरकार बनाई थी। वो सब के लिए बात की बात है। तो शरद पवार जो है आज की परिस्थितियों को देख के जो काम कर रहे हैं और अगले कुछ समय तक उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो इसी शक्तियों के साथ रहेंगे और ये केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उनकी अपनी तासीर भी कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वो कभी भी साथ नहीं गए थे। तो अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि वो इसी के साथ रहेंगे और इंडिया को निश्चित रूप से मजबूत भी करते रहेंगे। जहां तक अभी हमने बहुत सारी बातें की, ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, खासकर जी दीपक जी, एक तासीर होती है, एक नेचर होता है लोगों का। उस नेचर पे कहीं भी शरद पवार पे यहां शक होते हुए नहीं दिखाई देता। सीधे सिंपल शब्दों में शरद पवार कभी बीजेपी के साथ नहीं गए और कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वो आके कह रहे हैं मीडिया के सामने कि बीजेपी का काम ही है, राजनीति ही है, बांटो और राज करो, लोगों के बीच बंटवारा उनकी राजनीति का मुख्य हिस्सा है। और ये तमाम बातें आज कह रहे थे शरद पवार बहुत दुखी मन से। तो जो आदमी जिसकी तासीर ऐसी है, वो आदमी आगे बढ़कर इस पर शंका शक करने की कोई गुंजाइश वो आदमी छोड़ ही नहीं रहा। और अगर ऐसी बात होती तो महीने भर में वो ऑलरेडी दिखा चुका होता। वो आदमी कह रहा है कि मैं आगामी मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं और 17 तारीख को मेरी एक बड़ी सभा है और इस पूरे राज्य में मुझे घूमना है। यानी कि इंडिया गठबंधन, और आप ये भी याद कीजिए कि ऐसे ही 17-18 तारीख को मीटिंग थी मुंबई में, जिस मीटिंग को इनके कारण ही बढ़ा करके 31 अगस्त और 1 सितंबर को किया गया। वो मीटिंग इसलिए की गई क्योंकि शरद पवार ने कहा था कि मैं पूरा समय देना चाहता हूं इस मीटिंग में। और आज भी वो कह रहे थे कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना चाहता हूं और उसकी मजबूती के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काम में मैं लगा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो यहां तो कोई सवाल आता ही नहीं है। जो भी नमूने तैयार करके परोसे जा रहे हैं वो, और हम तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम साथी हमारे साथ, जो हमारे दर्शक साथी जो देखते हैं, उनके ऊपर से भी ये पर्दा हटना चाहिए कि एक तरफ से आप निश्चिंत रहिए, यहाँ कुछ भी नहीं होने जा रहा है, टूट फूट नहीं। सबसे बड़ी परेशानी यही है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मैं आपकी बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहां एक बेस तैयार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये टूट फूट दिखाई दे, लेकिन पैरेलली राहुल गांधी जी, आगे बोलिए। मैं भी लगभग वही बात ये कर रहा हूं कि उनमें बाकी दूसरी कमजोरियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहां तक सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाने की बात है तो कभी नहीं गए थे और वर्तमान स्थिति में तो और भी नहीं जा सकते। मेरा ये कहना है, वर्तमान परिस्थितियां भी ऐसी है, उनकी तासीर में भी नहीं रहा है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाना। ये बात सही है, बल्कि मैं तो बोल रहा कि उल्टा उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। शिवसेना से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी और कौन सी हो सकती है? हिंदू हृदय सम्राट अगर कहीं पे था तो केवल शिवसेना में ही था। तो उन्होंने उस पार्टी को तोड़ के वहां के 16 विधायकों को अपने साथ लाया। तो जहां तक ये बात है कि वो नहीं जाएंगे। दूसरी कमजोरियां हैं जो मैंने आपको बता दी कि उनके रेजिम में क्या क्या हुआ, बंबई कैसे बहुत सारे अंडरवर्ल्ड का सेंटर बना वगैरह वगैरह, अलग बात है। दूसरी बात, अभी हमने बहुत सारी बातें की, देखिए उनका जो पैकेज है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनका पॉलिटिकल जो राजनीतिक विमर्श है बाकी लोगों को बदनाम करने का, विशेषकर विरोधी पार्टियों का, उस पैकेज के 3 ही हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है वंशवाद कई बार कर चुके हैं, उसकी पोल खुल चुकी है। तुष्टीकरण की बात है, ये सब हम बाकी साथी कर चुके हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उनके अंतर्गत उनके जो अंतर विरोध हैं, विसंगतियां हैं, उनको आप जितना भी खोल के रख दीजिए, जितना भी आप रख दीजिए सामने, उसको वो नहीं मानने वाले हैं। आप जितने भी उनके अपने जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी ओर इशारा कीजिए, उसके ऊपर चुप्पी साध जाएंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह से किसी एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे भैया ऐसी बात अभी यहाँ नहीं करते। ये अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा था, वो अपनी बातों को दबा देते हैं। और इसलिए कारण उसका ये है, उनके पास 2 ताकत है। पहली ताकत जो है उनका अपना आईटी सेल है। आईटी सेल जो है आपके विरोध की बातों को बढ़ा चढ़ाकर और अपने कमजोरियों को मिनिमाइज करके या पूरी तरीके से खत्म करके दिखा देगा। दूसरी है उनकी अपनी ट्रोल आर्मी। अब जो है, लेकिन परिस्थिति इन सब चीज के बीच में जो मैं गंभीर खतरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए देख रहा हूं, वो 2 है। पहले तो इसी बात को बताऊं कि राहुल गांधी के बारे में जो बात है
राहुल गांधी के मामले में अब बात यह होगी कि आप अगर मिस्टर जो रोहित खन्ना है जो आए हुए हैं, जो जिनको शायद परमिशन लेने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि आप अधिकृत परमिशन ले लीजिए और राहुल गांधी से मिल लीजिए, तो अब वो परमिशन अगर सरकार देगी तो भी दिक्कत है, नहीं देगी तो भी दिक्कत है। अगर दे देती है तो शायद हानि कम होगी, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी को आसानी से बदनाम किया जा सकता है। जैसा एक बार चीनी प्रतिनिधिमंडल जब मिल के गया था राहुल गांधी से, तो कहा गया था कि देखिए एक तरफ हमारी सेना जो है वो वहां पे गलवान में और बाकी जगह पे संघर्ष कर रही चाइना से, और ये आदमी जो है वो चाइनीज लोगों से मिल रहा है। तो इस तरीके से बदनामी की जा सकती है। ये आईटी सेल को मैं आने वाले समय के लिए एक मसाला दे रहा हूं, इसके ऊपर अभी से आइटम तैयार करके रख सकते हैं चाहे तो। लेकिन दूसरी बात, अगर नहीं दी परमिशन तो सीधे सीधे मैसेज जाएगा कि जो सरकार है वो राहुल गांधी से डरती है, इसलिए बाहर से आए प्रतिनिधि मंडल को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट देख रहा हूं, पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 15 अगस्त के दिन आप जहां पर हैं वहां की मिट्टी के साथ सेल्फी भेजिए। मिट्टी तो मिट्टी राजीव जी, गोबर के साथ तक लोगों ने सेल्फी नहीं ली और नहीं डाली। मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है चौकीदार बेरोजगार हो गए हैं, इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब अब जो है प्रधानमंत्री जो है वो लगातार बेअसर हो रहे हैं। उनके अपनी जो ऑडियंस है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपने जो लोग थे उनके कहने पे तालियां बजा देते थे। इनमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स थे, सीए थे, लेखक थे, वो तक बाहर आके ताली बजा रहे थे, मोमबत्तियां जला रहे थे बालकनी में, पूरा ब्लैकआउट करके पूरे हिंदुस्तान में। आज कहां है वो? इस बात को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए और अब तत्काल सर्वे होना चाहिए कि 15 अगस्त के उनके भाषण के बाद और ये तथाकथित जो सेल्फी विथ मिट्टी वाला अभियान जो है मिट्टी में मिल गया है, इसके बाद एक फिर से सर्वे होना चाहिए। तब पता चलेगा कि कहां पर मोदी जो है वो खड़े हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत दो गंभीर बातें हैं। और ये जो है राहुल की धूम तो बहुत दिनों से मच रही है और निश्चित रूप से बाहर के लोग जा रहे हैं, सब प्रतिनिधिमंडल जो बाहर से आ रहा है। और अगर वहां का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलना चाहता है तो निश्चित रूप से वहां की सरकार का भी इशारा होगा कि आप जा रहे हैं तो राहुल गांधी से भी जरूर मिलिए, क्योंकि वो एक बढ़ती हुई ताकत है। राजीव जी, बढ़ती हुई ताकत राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी, संजय जी आपके पास आना चाहता हूं, राहुल गांधी बढ़ती हुई ताकत बता रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और इसी बढ़ती हुई ताकत ने क्या इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत रखने का जो एक बिगड़ा होता है, क्या इनके कंधे पे हम देखते हैं? क्या राहुल गांधी, जिनको कि ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी से मिलना पसंद नहीं करती थी, वो बेंगलुरु में हम लोग थे, वहाँ हम लोगों के सामने की बात है, मंच पे आप सबने सुना होगा कि बेंगलुरु में ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आवर फेवरेट राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी ने कहा था। फेवरेट हो गए इन तमाम नेताओं के। उस मंच पे देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और उधर पवार साहब बैठे हुए हैं इनके बिल्कुल बगल में। फेवरेट हो गए। खड़गे साहब के बगल की बात कर रहा हूं मैं, खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब के बगल में, बिल्कुल बगल में देखिए पवार साहब बैठे हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े नेता अब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, विदेश के लोग भी वही कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती का मुख्य आधार अगर माना जाए तो क्या राहुल गांधी को माना जाए? निश्चित रूप से राहुल गांधी बेशक कई तरह से हर मामले में नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत आगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आगे कई तरह से। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इसीलिए उनको टारगेट किया गया था, इसीलिए पप्पू और ये पूरा 10 साल अभियान चलाया गया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उनको छोड़ दिया था कि ठीक है, टाइम आएगा तो निपट लेंगे, और वो पूरे ढंग से अब निपट रहे हैं। तो वो अभी 15 अगस्त को, कल ही मतलब अखबार में, टेलीग्राफ में खबर छपी थी कि राहुल गांधी वो सब्जी वाले के साथ फोटो है और नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो वंशवाद की शिकायत किस बात पे है? जो वंशवाद से आया वो तो सब्जी वाले के साथ खड़ा है, और आप 20 साल सरकार में रह के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री है, इस कद पे पहुंच गए हैं या पहुंचा दिए गए, जो मानिए कि लोग आपके कटआउट के साथ फोटो खिंचवा कर धन्य हो रहे हैं। तो वंशवाद की शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे, वंशवाद की अगर शिकायत ही कर रहे हैं तो नेहरू गांधी परिवार का आधा वंश, एग्जैक्टली आधा बीजेपी के साथ है।
तो बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब अगर नेहरू गांधी परिवार का आधा वंश, 2 बेटे थे और 2 में से एक आपके पास है, दामाद और बहू और बेटे के साथ, तो आधा तो आपके पास एग्जैक्टली है। तो आप किस बात पे उसकी शिकायत कर रहे हैं? उसकी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। अभी सुनील जी ने पूरा डिटेल बताया, वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन आधा जब आपके पास है तो उसकी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण, मोदी जी उसके जवाब में संतुष्टीकरण कहते हैं। जब आप 80 करोड़ को 80% को संतुष्ट कर रहे हैं तो 20% को तुष्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई 80% को संतुष्ट नहीं कर रहा है, जो आप आरोप लगाते हैं, तो वो 20% को तुष्ट कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? तो मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। मोदी जी की रणनीति के हिसाब से वो बिल्कुल घटिया है, उसमें कुछ नहीं है। समझने की बात है। तो उसमें कोई दम ही नहीं है कि अगर कोई 80% को संतुष्ट कर रहा है तो जाहिर है वो 20% को नाराज करेगा। तो अगर कोई 80% को छोड़कर 20% को तुष्ट कर रहा है तो जाहिर है वो जरूरत समझता है, इसलिए कर रहा है। तो अब उसको देखने का नजरिया है। अब ये सब चीजें मुझे लगता है कि अब लोग समझने लगे। 2013-14 में जब लोग मोदी जी से उम्मीद कर रहे थे, तब लोग इस सब झांसे में आ गए। अब इस सब का कोई मामला नहीं है। तुष्टीकरण, इन्होंने हज सब्सिडी हटा दी, और जाहिर है, मैंने बहुत पहले कहा जा चुका था कि हज सब्सिडी तो एयर इंडिया की सब्सिडी थी, वो तो मुसलमानों को नहीं देते थे, एयर इंडिया को देते थे। और अब लगता है कि बिल्कुल सही है, मैंने अब तो एयर इंडिया बिक ही गया, तो बचा क्या? तो सारी बातें इनके बिना सिर पैर के निराधार हैं बिल्कुल। और राहुल गांधी से कोई मुकाबला नहीं है। वो इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी की तुलना कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार, कई कारणों से, कई आधार पर हिटलर से की गई है सीधे। और अब 1000 साल की बात करके उन्होंने एक मुद्दा और दे दिया हिटलर से बराबरी करने का। तो वो चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो तो वही समझे। मैं हमेशा कहता हूं कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे उनको वोट मिले, और वोट की उनको चिंता नहीं है। उसका अलग कारण है। वो चुनाव आयोग वाला मामला आप देख लीजिए। चुनाव आयोग में अशोक लवासा उनके खिलाफ थे, तो उनको परेशान किया गया, अंततः उनको छोड़ना पड़ा, और अब कानून बदल करके चुनाव आयोग को ऐसे बनाया गया। तो इसलिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो सब क्लियर है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। जब नहीं समझ में आ रहा था तब की बात है। अभी तो उनके हाथ में कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अब वो मैंने कुछ कंट्रोल ही नहीं है, सब वैसे हो रहा है। ये सीएजी वाला मामला, सीएजी ने इतनी बातें, मुझे लगता है कि 10 साल बाद सीएजी ने कोई रिपोर्ट में सरकार के घोटालों और घपलों की बात की है। तो ये तो घपले घोटाले तो ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे थे, सबको पता है, सब देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं। हम लोग सरकारी दफ्तरों में जाते रहते हैं, काम देखते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये चीजें अब लिखित में आई हैं, इसका मतलब है कि वो सीएजी की खासियत है। चिंता इसकी करनी चाहिए कि वो सीएजी कैसे वहां थे, उनको हटाया बदला क्यों नहीं गया, और कैसे उन्होंने रिपोर्ट दे दी। और जहां तक रिपोर्ट की बात है, वो तो सरकारी अफसर हैं। 2019 के चुनाव पर एक अध्ययन हुआ था, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने करवाया था। जैसे ही उस अध्ययन की बातें बाहर आई, विश्वविद्यालय ने उस अध्ययन से पल्ला झाड़ लिया, और अब खबर आ रही है कि जिनने अध्ययन किया था उन्हें नौकरी छोड़ दी। तो हालात तो ऐसे हैं कि आप 2019 के चुनाव में घपले गड़बड़ी, संभावित घपले संभावित गड़बड़ी की बात नहीं कर सकते। जांच हो नहीं सकती, हो नहीं रही। चुनाव आयोग में जो सरकार का विरोध कर सकता था या मोदी जी का विरोध कर रहा था, वो टिक नहीं पाया, और सरकार नियम बदल करके चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अपने अनुसार कर रही है। तो बोलने, सुनने, जानने, समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो वंशवाद से आया वो तो सड़क पे घूम रहा है पैदल अकेले, और आप जो है सुरक्षा पे BMW पे घूम रहे हैं, 7-7, 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और जबकि कानूनन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसको कानून बदला गया है। तो कानून बदल के आप उसकी सुरक्षा ले रहे हैं, और सुरक्षा आपने खत्म की और घर बंगला तक ले लिया, जबकि प्रियंका गांधी को इसीलिए बंगला भी मिला था दिल्ली में सुरक्षा कारणों से, वो सब आपने ले लिया। तो आप अपने मन की तो करे जा रहे हैं, लेकिन वहां जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, और उनको इन तमाम बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसको आप समझते थे कि बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों चीजें बताती हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं। और अगर अभी तक मोदी जी थे तो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया था, और दूसरा कोई कारण नहीं। राजीव जी। जी,
सीएजी के घोटाले की बात अभी आप कर रहे थे, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। सीएजी के घोटालों का जिक्र 2012-13 में भी खूब होता था, सरकार चली गई थी, फिर से अभी सीएजी के घोटाले सामने आ रहे हैं, सीएजी के द्वारा उजागर किए गए घोटाले सामने आ रहे हैं, सरकार के बारे में ही आ रहे हैं। लेकिन उस समय जो माहौल बनाया गया था 2012-13 में, वो माहौल कुछ और था। 2G घोटाला, कोल स्कैम, ये सारी चीज़ें। अभी भी बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जो सामने आए हैं। ये घोटाले छोटे मोटे नहीं हैं, और ये इसलिए भी बड़े हैं, उससे बड़े हैं क्योंकि ये दावा जो ये सरकार जो दावा करके आई थी, जीरो टॉलरेंस का दावा करके आई थी भ्रष्टाचार के नाम पे, वो अगर उसी के ऊपर ये आरोप लगे तो छोटी मोटी बात नहीं होनी चाहिए। ये साल 2023 है और साल 2024 में चुनाव है, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, असल में ये जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो जो अंग्रेजी की कहावत है कि टिप ऑफ आइसबर्ग, मुझे लगता है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। और ये छोटे घोटाले जो हैं ये खुल के भी सामने आए हैं। जो इस देश के सबसे बड़े घोटाले हैं वो उनमें नोटबंदी है, उनमें जीएसटी है, उसमें पीएम केयर फंड है। मुझे लगता है कि अगर इनकी जब पोल खुलेगी तो ये सबसे बड़े घोटाले साबित होंगे। अब जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है, तो जाहिर बात है कि ये सरकार जो कहती थी, खासतौर पर प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, मैं असल में पहले भी कई बार कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं तो उनके कहने पे तुरंत जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो अगर कह रहे हैं हो क्या रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं होता हो असल में उसका बिल्कुल उल्टा ही है। तो कहीं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि तैयारी पहले कर चुके होते कुछ करने की, उसके बाद फिर जो उसको उल्टा करके आप बोलते हो। तो ये बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है कुल मिलाकर के। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से सब चीज़ें चलती रही तो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बड़े घोटाले सरकार के सामने आ सकते हैं। अब वो घोटाले हैं कि नहीं है, वो तो जब जांच होगी और कौन जांच करेगा, ये कौन सी सरकार आएगी वो जांच कराएगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, मुझे लगता है कि घोटाले काफ़ी हैं और कई बड़े घोटाले जो है निश्चित तौर पर होंगे, और बिना घोटालों के जो है इतना ज़्यादा मामला चल नहीं सकता है। और इसीलिए परेशानी मुझे लगता है कि ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो है वो सरकारें गिराने और उठाने के खेल जो है वो सब चला करते हैं। और इसीलिए वो किया जाता है कि किसी भी तरीके से 2024 के बाद भी जो है वो सत्ता में बने रहा जाए, ताकि ये घोटाले जो है वो किसी तरीके से खुलने ना पाए। तो सारी कोशिशें 2024 को लेकर के वो इसलिए मुझे लगता है कि सारी कोशिशें हैं कि ये घोटाले जो है ये कहीं खुल करके सामने ना आ जाए, तो कोई कार्रवाई जो है वो ना होने लग जाए। अब इसके पीछे कौन है घोटाले, वो जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री हो, कोई और भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करते हैं वो हो सकता है, पार्टी के और नेता हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार पर जिस तरीके से अधिकारियों को कब्जा है तो वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन घोटाले तो निश्चित तौर पे है, ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है जिस तरीके से। हालांकि जो आईटी सेल के प्रवक्ता है, वो मतलब मुखिया है अमित क्या है वो मालवीय जी, उन्होंने कह दिया है कि फर्जी है ये सीएजी की रिपोर्ट। मतलब यूपीए सरकार के समय आई थी रिपोर्ट वो सही थी, वो असली थी, और ये रिपोर्ट फर्जी है। मतलब जिसपे उस सीएजी ने माफी मांग ली बाकायदा लेकिन में, तो वो रिपोर्ट जो वो असली थी, और ये जो आई है ये बिना किसी जांच के, चूंकि अमित मालवीय जी ने कह दिया है, इसलिए वो रिपोर्ट जो है वो फर्जी है, गलत है, ड्रामा है कुल मिला के। तो ये सारी चीजें राजीव जी मुझे लगता है कि अब जहाँ तक सवाल ये है कि विपक्ष इसको हथियार क्यों नहीं बना रहा है, अब महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें जोरदार तरीके से बात करनी चाहिए। हालांकि आज कांग्रेस ने जिस तरीके से कोशिश की है, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, बाकी दलों को भी इसके ऊपर जो है गंभीरता के साथ जो है बात करनी चाहिए। अब हालांकि जब हेमंत सोरेन को ईडी का जो भेजा गया सम्मन, और ईडी के सम्मन पर हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुझे लगता है कि इसी तरीके के जवाब लोगों की तरफ से आने शुरू होने चाहिए, और सरकार को जो है प्रश्नाहत करने की जो है, केंद्र सरकार को प्रश्नाहत करने की जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है राजीव जी, कि जो हमारे उस समय लोग जो थे जो धरना आंदोलन कर रहे थे, वो धरना पार्टी जो है, वो लोग भी जो है इन घोटालों के ऊपर जो भी खामोश है, तो धरना पार्टी को भी इस पर जो है जोरदार तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में उनका ही मुकाबला जो है वो ट्रोल आर्मी से होता है। ज़्यादातर कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया पे जो है दो ही लोगों का एक तरीके से कब्जा है, ट्रोल आर्मी का और ये धरना पार्टी का। तो धरना पार्टी इस पर क्यों खामोश है, ये बड़ी चिंता का विषय है एक तरीके से। धरना पार्टी को इस पर जो है आवाज़ उठानी चाहिए, ये मौका मिला है धरना पार्टी के लिए भी कि वो साबित करें कि जो है वो कट्टर ईमानदार है और मोदी सरकार जो है कट्टर बेईमान है। ये साबित करने का उनको मौका मिला है तो उनको करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनकी अब कुछ हो सकता है कि रणनीति तैयार होगी वो आगे आने वाले समय में करें। लेकिन कुल मिला की जो परिस्थितियाँ हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि ये जो है
इंडिया ने जिस तरीके से घेराबंदी की है इस सरकार की, और जिस तरीके से घोटाले खुलना शुरू हुए हैं, अब या तो ये भी हो सकता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है अधिकारियों में ये संदेश अब जा रहा हो, और जो सत्ता को नियंत्रित करने वाले हो उनके अंदर ये संदेश जा रहा हो कि ये सरकार अब जाने वाली है। अगर इस तरीके के अंदर कुछ चीजें है राजीव जी, तो हो सकता है कि इसलिए भी ये हिम्मत जो है कुछ दिखाई गई हो, इस तरह की चीजें आ गई हैं। या ये भी हो सकता है कि जो चूंकि अब जो बही खाते हैं, तो बही खातों की अगर रिपोर्ट पेश करनी होगी तो वो तो सही पेश की जाएगी, तो वो पेश कर दी है सही है, उस पर जो है किसी को चर्चा करनी है करे, नहीं करनी हो नहीं करे, तो कह दिया जाएगा कि हमें तो जो था जो कागज बता रहे थे हमने बता दिया है, ठीक है आप अपना बताते रहिए कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे इतना खर्च कैसे आया। तो कुल मिला के परिस्थितियां यही है। कुल मिला के मुझे लगता है ये घोटाले और जाते हैं और घोटालों पे जो है वो घेराबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, क्या लगता है आपको जो खबरें चल रही हैं, जरा इंडिया की तरफ आना चाहता हूँ, इंडिया में टूट, इंडिया में टूट, इंडिया में टूट की बातें जो हो रही हैं, आप एक विश्लेषक होने के नाते 26 दलों के इस गठबंधन को कितना मजबूत देखते हैं? देखिए राजीव जी, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर, हमारा एक चैप्टर होता है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस करके मैं अपना प्लान आपको बताता हूं क्या होने वाला है, और 10 महीने 6 महीने में पता चल जाएगा, और उसके बाद अगर मैं सही निकला तो अच्छा होगा, गलत निकला तो मुझे कोई अफसोस नहीं, कि मेरा स्टडी है, मेरा अध्ययन है जी। मेरा अध्ययन ये कहता है कि अजीत पवार एज ए मोल गए हैं बीजेपी के अंदर। वो अपने चाचा से पूरी राय मशविरा कर रहे हैं, और चुनाव के 2 महीने पहले अपने ऊपर सारे लगे हुए दाग को हटाकर सारे जितने भी धन संपदा है अपने एनसीपी के विधायकों को देकर चाचा के पास वापस लौटाएंगे। दूसरी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो मेरा सिनेरियो एनालिसिस कहता है, एकनाथ शिंदे भी सारे धन लाभ लेकर अपने सारे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उसे दूरे करके वो शिवसेना में चले जाएंगे। और इसी कारण से ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अजीत पवार से केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री महोदय बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि ये बात लीक आउट हो रही है। इसीलिए गोदी मीडिया से ये माध्यम से फैलाने की कोशिश हो रही है कि शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और बीजेपी में जाने वाले हैं। वास्तविकता में रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है। दूसरी बात, आप ये देखिए, आज लोग जो अति उत्साह में बहुत ज्यादा ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। एक बाबा जी हैं जो दूसरे की पर्ची निकालते हैं। कल उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस कह दिया। माने जो आदमी दूसरे की पर्ची निकाला करता था, वो आदमी इतना बौखला गया, क्योंकि ये एक प्रकार के स्थापित लोग हैं जो लोगों को धर्मांध करके, ये परेशान करके और लोगों को मतिभ्रम में डालकर एक प्रकार से, और खुद उनकी कितना ज्ञान है और कितना भगवान के वो नजदीक है दिखाई पड़ रहा है। और एक लोग सबक लें, जो लोग आपके भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो टिप्पणी करते हैं कमेंट बॉक्स में, इधर उधर की बातें लिखते हैं। बिट्टू बजरंगी को पुलिस घसीट कर गर्दन से पकड़ कर ले गई है और बिट्टू बजरंगी रोता रहा। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, देश के विरुद्ध जा रहे हैं, देश में धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं, उनको इस बात से, उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो देश को तोड़ने की कानून विरोधी कार्रवाइयों में लोग लिप्त हैं, इनका भी वही हश्र होगा जो बिट्टू बजरंगी का हो रहा है। इसलिए राष्ट्रहित में, भारत माता के विरोध में काम करना छोड़ दें और भारत में धार्मिक सद्भाव पैदा करने के लिए, एकता करने के लिए, सभी धार्मिक समाजों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बातें करें, वरना 10 महीने के बाद बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। जरा सिनेरियो को समझ लें, सत्ता बदलने वाली है। जिन्होंने भी ऊटपटांग व्हाट्सएप पे मैसेजेस दिए हैं और ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, उनके साथ वही हश्र होगा जो बिट्टू बजरंगी का हो रहा है। जी, अगर इतना ही था तो मोनू मानेसर को भी भागना नहीं पड़ता। सुनने में आया हिंदुस्तान छोड़ चुका है। तो अगर इतना ही सपोर्ट मिलता रहता तो बिट्टू बजरंगी को वो हश्र नहीं होता, उसको घसीट कर पुलिस नहीं ले जाती और मोनू मानेसर को भागना नहीं पड़ता।
ये दो नमूने सामने हैं, इसलिए आप लोगों के सामने ये कह रहे थे, अभी स्वामी जी बता रहे थे तो उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे पहले आप कह रहे थे, वो जो आप बात कह रहे हैं वो आंखें खोलती हैं। ज़रा उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहले मीनू जी आपके पास आना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथियों के बीच में। और बहुत आंखें खोलने वाली बात आपने यहाँ रखी हैं, और खासकर इंडिया को लेकर, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, शिंदे की राजनीति को लेकर, यानी कि शिवसेना में क्या कुछ होने वाला है। भले आप भविष्यवाणी के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से ये जो बातें आपकी हैं वो दम रखती हैं, इसीलिए इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मीनू जी, इसको कैसे देखा जाए? जो बात कह रहे हैं स्वामी जी कि 2-3-4 महीने बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, खासकर 2024 के चुनाव, उस समय तक में हम महाराष्ट्र की परिस्थिति बदलते हुए देखेंगे, और जिसमें अजित पवार भी झोला उठा के फिर अपने चाचा के साथ नजर आएंगे। चाचा अजित पवार के साथ नजर नहीं आएंगे, अजित पवार चाचा के साथ नजर आएंगे। और ऐसे ही शिंदे साहब जो हैं, जो अभी एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने पुराने साथी, पुराने बॉस के पास नजर आएंगे, जिनका नाम उद्धव ठाकरे है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसमें दम दिखाई देता है, मुझे तो लगता है ऐसा। आप क्या कहती हैं? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा कि अजित पवार इस तरीके से वापस आ जाएंगे और एकनाथ शिंदे इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो इतना बड़ा चर्निंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक झटके में हो जाएगी। ये जरूर है कि इसमें एकनाथ शिंदे का जरूर भविष्य डावाडोल है। जैसे कि बात भी आ रही थी कि भाई उनको 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए एकनाथ शिंदे को, और ये कह के कि उनका तो सेहत ठीक नहीं है और अजित पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो वो बात समय से पहले लीक हो गई, तो उसमें अभी दम नहीं रहा कि वो दाखिल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये सारी जो घटनाक्रम है, हम लोग बहुत कुछ, सभी कयास लगा रहे हैं, अलग अलग सबके अपने अपने अनुमान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये किसी भी तरीके की चर्निंग, अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या शरद पवार हो, वो डेफिनेटली इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार करेंगे। इस चुनाव के नतीजे अगर आ जाते हैं तो शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। अजित पवार भले ही वहां बने रहें, लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी को लेके मर्जर करने वाली बात या मंत्री बनने वाली बात केंद्र में, या नीति आयोग का अध्यक्ष वगैरह बनने वाली बात वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है जिसमें कि माना जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी इसमें से, ऐसा माना जा रहा है जो राजनीति के पंडित है और जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो उसके बेसिस पे कोई भी डिसाइड करेगा। उसमें शरद पवार के बहुत सारे लोग हैं, उसमें केसीआर भी डिसाइड करेंगे उसके बाद ही कि मुझे क्या करना है। चंद्रबाबू नायडू भी उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ जाएगी, और लोग जो भी जितने भी रीजनल लीडर्स हैं इनको मानना पड़ेगा कांग्रेस की नेतृत्व को। तो उसमें चाहे किसी भी तरह की चर्निंग हो, इधर से जाएं उधर जाएं, वो बात मुझे अभी इमीडिएट होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, लेकिन ये राजनीति है, रात रात में कुछ भी हो सकता है। शपथ दिला दी जाती है, सुबह 4 बजे आप सो के उठें तो अजित पवार मुख्यमंत्री बने हुए होते हैं, इसलिए तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। जी जी जी, इसीलिए हो इस सकता बात है, को हो सकता है स्वामी इस बात जी को यहाँ रखना जरूरी है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। प्रशांत टंडन जी, आपसे भी यही सवाल, कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? मैं स्वामी जी से, प्रोफेसर स्वामी से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि मैं तथ्यों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। जैसे वो सिनेरियो को स्टडी कर रहे हैं, तो मैं भी उस पॉलिटिकल जो सिनेरियो है महाराष्ट्र की राजनीति का, उसको देखकर ही कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल आएगी, और बड़ी हलचल आएगी, और उस हलचल की शुरुआत 2 चीज़ों से होगी, और दोनों चीज़ें पेंडिंग हैं। स्पीकर का फैसला 16 विधायकों के बारे में, और बीएमसी के चुनाव। इन दो, अब ये बीएमसी के चुनाव गजट हो चुके हैं, सितंबर अक्टूबर के बीच में कभी भी होंगे। बीएमसी के चुनाव के नतीजे सेमीफाइनल होगा कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, वो
वो गेस्ट हाउस के मंत्री हैं, रिसोर्ट के मंत्री हैं। तो रिसोर्ट में बनी हुई पार्टी है वो, और रिसोर्ट में बनी हुई पार्टियों का भविष्य हम लोग देख चुके हैं, मतलब कालांतर में भी। कश्मीर में एक जीएम शाह की पार्टी बनी थी, वो गायब हो गई। एनटी रामाराव के सामने एक भास्कर राव लाए गए थे, वो गायब हो गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। तो ये रिसोर्ट में बनी पार्टियों का बहुत भविष्य नहीं होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, पवार साहब और अजीत पवार के बीच में जो भी चल रहा है, उसके पृष्ठभूमि में एक बड़ा मामला पार्टी के कंट्रोल का है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी का नया नाम रख दिया। इलेक्शन कमीशन में उनकी पार्टी गई और वो बंटवारा हो गया पार्टी का वहां विधिवत। अभी एनसीपी में ये नहीं हुआ है, और एनसीपी में यही एक मामला फंसा हुआ है कि वो सिंबल, वो पार्टी का नाम, पार्टी का ऑफिस बेरर, पार्टी का दफ्तर, पार्टी की प्रॉपर्टीज, पार्टी के बैंक अकाउंट जी, उनका फैसला कहाँ होगा। अभी इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया नहीं है, इन दोनों में से कोई ले नहीं गया है। मेरे ख्याल से जा चुका है इलेक्शन कमीशन ने 3 हफ्ते का समय दिया है शरद पवार से, और सबूत मांगे हैं। वो खबर आज ही आई है, 3 हफ्ते का समय दिया गया है जी। तो ये पार्टी के अंदर का जो मामला है वो एक उलझन है, उसकी वजह से वो बातचीत बार बार होती है इनकी। एक तो ये, दूसरी बात देखिए, मीडिया जो बहुत कुछ नहीं बताता है, उसको ये जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है, वो जरा भी कुछ होगा तो वो इंडिया गठबंधन को रोज तोड़ेगा। वो अगले 2024 तक रोज तोड़ेगा ये नफरत फैलाने वाला मीडिया है, समाज को तोड़ने वाला जो मीडिया है। अब आप देखिए, ये मीडिया कभी नहीं बताएगा और कभी इसकी एनालिसिस नहीं की उन्होंने कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रहते कर्नाटक का चुनाव जीता गया, और बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी अपना गृह राज्य का चुनाव हार गए। तो क्या इसकी कभी कोई एनालिसिस हुई? इस नफरत फैलाने वाले मीडिया में कभी नहीं करेगा, जबकि बाई इलेक्शन में अलार्म भी बज गया था हिमाचल के लिए जी। तो नड्डा साहब जो हैं वो किस काम के हैं? वो इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो एक छोटे से राज्य में भी अगर वो चुनाव नहीं जिता सकते अपनी पार्टी को, तो वो बाकी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के बारे में और किसके बारे में, सबके बारे में वो कर देते। उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अपने गृह राज्य में तो चुनाव जीत के दिखाते वो, तो हम मानते कि हाँ भाई, नड्डा जी में भी कोई राजनीतिक हस्ती है। तो इस मीडिया को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि इनका पूरा एजेंडा झूठ पे आधारित होता है। और एक आखिरी बात ये कि जो आज हुआ राजेश पायलट को लेके, कि राजेश पायलट को बीजेपी आईटी सेल का एक आदमी है, उसने झूठी खबर फैलाई कि राजेश पायलट इन्वॉल्व थे। बड़े सिस्टमैटिक ढंग से उसको विकिपीडिया में लाया गया कि कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार सुरेश कलमाडी और राजेश पायलट जो है वो थे। ये बताइए कि साहब, मुझे कोई बताए कि ये विकिपीडिया की क्रेडिबिलिटी में भी सवाल है कि एयरफोर्स की जहाज में कौन सा पायलट बैठा है, ये स्थानीय लोगों को कैसे मालूम हुआ? ये क्या जालसाजी है? विकिपीडिया के कुछ संपादकों को मैं जानता हूं, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि वो विकिपीडिया में अगर ऐसी बात आ जाए। दूसरे की बात, इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं राजीव जी कि ये एक सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को बदनाम करने का एक मुहिम चल रही है जी। आप इसकी इवेंट्स पे जाइए कि पहले इसको संसद में कहते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद वो लगातार कई मंत्री और बीजेपी के नेता इस पे बोलते हैं। मीडिया, ये नफरत वाला मीडिया इस पे चलाता है खबरें, और कभी भी एयरफोर्स का वर्जन नहीं लिया गया उसमें।
कभी भी एयरफोर्स के अधिकारियों का या पूर्व अधिकारियों की से बात नहीं हुई जी और उसकी सच्चाई में नहीं गए कि एयरफोर्स का ऑपरेशन तब हुआ था जब मिजो नेशनल फ्रंट ने इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा कर दी थी और बंधक बना दिया था जिला प्रशासन के लोगों को वहां पे, और टेलीफोन एक्सचेंज उड़ा दिया था, टेलीफोन लाइनें काट दी थी। जी बिल्कुल। मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? कहते कोई 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 ना घुसा है ना घुसेगा, ना घुसा हुआ है कोई। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय सेना को, एयरफोर्स को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और ये लेयर्स हैं। आप देखिए ना कि पहले प्रधानमंत्री ने बोला, फिर बीजेपी कुछ नेता बोले, हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, उसके बाद आप आज आईटी सेल का ये आदमी ने ट्वीट किया जिसका खंडन कर दिया सचिन पायलट ने। ये बात आगे बढ़ेगी। मैं इसको क्यों हाईलाइट करना चाह रहा हूं इस वक्त? देखिए ये पहले ही मैंने कहा कि इसमें मोदी जी का समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है, और इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि बार बार सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं, पुलवामा के बाद के चुनाव रिजल्ट क्या हुए, और क्यों सेना को या एयरफोर्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस डॉट्स को मिलाइए तो एक तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे चर्चा करेंगे, आने वाले समय में चर्चा करेंगे, चूंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन दो साथियों के पास जल्दी जाना चाहता हूं। पहले सुनील शुक्ला जी, और क्लोजिंग कमेंट के लिए संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। जल्दी से जो बात यहाँ स्वामी जी की बात को हम आगे बढ़ा रहे थे, सुनील शुक्ला जी आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति तो साफ दिखाई देती है कि 26 दलों के नेता जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, और अकेला है राहुल गांधी, अकेले नेता हैं जो आज भी सड़कों पे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो यहाँ शिंदे की राजनीति और पवार की, अजीत पवार की राजनीति क्या कुछ कहती है आपके नजरिए से? आपको सीधी सीधी बात हम लोगों को नहीं समझ में आ रही है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है। शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र लोकसभा में सदस्य हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ इस मुहिम में शिंदे साहब मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? ये तो सामान्य सी बात है। हम लोग बहुत लंबी बहस कर रहे हैं, तो ये कोई आराम से हो सकता है बात, इस बात को। भाई प्रधानमंत्री अगर किसी बात को कह रहे हैं तो आप हम और आप इतने गंभीर क्यों नहीं हो सकते? और उस परिवारवादी क्राइटेरिया के तहत शिंदे साहब आते हैं, या तो उनके पुत्र लोकसभा में रहें या ये मुख्यमंत्री रहें। अगर प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ कोई जिहाद छेड़े हुए हैं तो। अब रही बात शरद पवार साहब की। शरद पवार साहब, मुझे जहां तक मैंने जितना उनके इलाके में जाके देखा हूं और जितना समझता हूं, वो इंडिया गठबंधन छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो इंडिया गठबंधन छोड़ के जाते हैं तो वह एक मतलब उनका जो उनके समर्थक है वो उनके साथ नहीं जाते, क्योंकि उनके समर्थकों में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, बड़ी संख्या में किसान हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं है, जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है। वो कांग्रेस के साथ हमेशा से रहे हैं, और एनसीपी ये शरद पवार के प्रभाव वाले इलाके में वो लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे वो, और रहेंगे इंडिया दल समूह में। एक देखिए आप, इंडिया जब विपक्ष गठबंधन की बात हो रही तब शुरू से देखिए ना किस तरह से घटनाक्रम चला। शुरू से ही कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार कभी भी विपक्ष गठबंधन छोड़ के चले जाएंगे, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। उनकी मुलाकात हरिवंश जी से होती है, तुरंत एकदम चलने लगता है कि बस कल चले जाएंगे। वो उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, गंभीर बनाने की कोशिश किया गया। आरएलडी के जयंत चौधरी के बारे में रोज हो रहा है, रोज एक बाकायदे खबर लिख की जा रही है कि जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, उनके 2 विधायक योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके लोग कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं जानना चाहता हूं कि शरद पवार साहब को बीजेपी पे जाके क्या मिलेगा, किस राजनीतिक लाभ के लिए जाएंगे? जयंत चौधरी साहब किस राजनीतिक लाभ के लिए इंडिया दल समूह को छोड़ के जाएंगे? नीतीश कुमार जी किस राजनीतिक लाभ के लिए छोड़ करके एनडीए में जाएंगे? या केवल एक इंडिया दल समूह को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है? जो महाराष्ट्र की स्थिति है, महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में आज कांग्रेस हो गई है। उसको एक उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये दोनों के दोनों को एक मजबूत स्थिति में जन समर्थन उनके साथ खूब है, और इस बात को शरद पवार साहब भी समझते हैं और जो अन्य लोग हैं वो भी समझते हैं।
ये तथ्य है कि शिंदे साहब बीजेपी को चुनाव नहीं जिता सकते। शिंदे साहब खुद बाला साहब ठाकरे की देन है। अजीत पवार के साथ एक समर्थन है। अजीत पवार एक तरह का उनके पीछे समर्थकों का एक समूह है जो एनसीपी में उनके साथ रहा है और वो जमीन के नेता रहे हैं हमेशा से। और इस पूरे इलाके में, चाहे आप पुणे हो, चाहे सतारा हो, जब जो पूरा का पूरा वो विदर्भ का इलाका है, मराठा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका असर है। और लेकिन वह भी शरद पवार के साथ रह करके, उनसे अलग रह करके नहीं हो सकता। ये स्थिति है कि मैंने महाराष्ट्र में जो वर्तमान इक्वेशन है कि उद्धव ठाकरे साहब, कांग्रेस और शरद पवार, ये तीनों अलग होने वाले नहीं है। इनको ये पता है कि इसी एकता में ही वह जो इंडिया गठबंधन है उसको वो इसका मुकाबला कर सकते हैं। और डे बाय डे मैं संजय जी के बात से सहमत हूँ कि चुनाव के बाद जब भी जो चुनाव हो जाएगा, ये जब जो विधानसभाओं के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मेघालय या मिजोरम, कहाँ चुनाव होगा? मिजोरम। इन चुनावों के बाद राजनीतिक स्थितियां फिर बदलेंगी, क्योंकि अब फिर बदलेंगी मतलब कि आपको इंडिया दल समूह और मजबूत होता हुआ दिखेगा। इसीलिए अभी तक दक्षिण के कई राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं वह न एनडीए में जा रहे हैं और न इंडिया दल समूह में गए हैं। वह बस केवल इन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जो एक राजनीतिक माहौल बनेगा देश में, उसके बाद निर्णय लेंगे। और मुझे लगता है कि उसी समय जब चुनाव की एकदम पूर्व संध्या की स्थिति होगी तो मायावती जी का भी राजनीतिक निर्णय आएगा सामने। मेरा अपना ये राजनीतिक सोच है जी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मायावती जी का भी निर्णय। और एक नाम इसमें और जोड़ देता हूं कि के चंद्रशेखर राव, उनका भी आएगा तो इस चुनाव के बाद। तो ये दो नेता जिसका इंतज़ार लोगों को है कि मायावती किधर जाती हैं और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर वो किधर जाते हैं। और दिसंबर में आपके सामने ये दोनों का जो हो सकता है, दोनों अपनी तरफ से ऐलान कर दें कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। आना चाहता हूँ मायावती जी, राजीव जी, मायावती जी कह चुकी हैं, कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों के बाद वो बहुत कुछ फैसले लेंगे, या घोषित कर चुके हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केसीआर के जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि वो भी इंतजार कर रहे हैं दिसंबर महीने का रिजल्ट के बाद, क्योंकि वहाँ आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस के साथ में। उस लड़ाई को जो भी जीते उसके बाद फैसला लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। संजय जी, क्लोजिंग कमेंट। बहुत सारी बातें अलग अलग आयाम पे। देखिए, राजेश पायलट, कलमारी और वहाँ से लेकर के शरद पवार होते हुए राहुल गांधी, अमेरिका, तमाम बातें हम कर लिए। क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं सिर्फ महाराष्ट्र पे रहूंगा क्योंकि बाकी सब लंबा हो जाएगा। महाराष्ट्र, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो माने पैसे का मामला है, सो तो है ही है, कैपिटल है, अपने भारत की आर्थिक राजधानी है, इसलिए वहां सरकार होने के वो मतलब है, आर्थिक मतलब तो है ही है। दूसरा, जज लोया का केस महाराष्ट्र में है और जज लोया के केस में वकील को फीस सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब 1.25 करोड़ रुपए दी गई थी कि जज लोया मर्डर केस या माने मौत की जांच की जरूरत नहीं। ये कोर्ट में मामला था कि उसकी जांच होनी चाहिए और उसके लिए सरकारी खजाने से वकील को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस दी गई कि जांच की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ में जांच हो जाती शायद। तो जांच नहीं करवाने का जो मामला है वो महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, जो सरकार तय कर सकती है कि नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसलिए महाराष्ट्र में सरकार होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सारा खेल किया गया और शिवसेना को भी तोड़ा गया, इसको भी तोड़ा गया, वो सब कर दिया। अब पता है कि दोनों को तोड़ने का और जो राजनीति बीजेपी ने इतने दिनों तक महाराष्ट्र में की है उसका चुनाव पे क्या क्या असर हो सकता है, तो ये तो सबको पता है। इसलिए चिंता बहुत बड़ी है, सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता नहीं है वहां, और इसलिए ये सारा मामला है और इसलिए मीडिया को भी लगाया गया। शरद पवार 26 में से एक ही तो है, और जब ये बताया जा चुका है कि उधर 38 है और इधर 26 ही है, तो उस 26 में एक नहीं आधे का क्या महत्व रह जाता है। तो इसलिए तो वो चर्चा का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन शरद पवार पे चर्चा इसलिए हो रही है कि शरद पवार के भतीजे इधर है और शरद पवार उधर है। तो वंशवाद का क्या हुआ भाई? वंशवाद में तो दोनों को अलग अलग जाना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, तो साथ तो आने नहीं चाहिए। आप क्यों साथ लाने की कोशिश कर रहे हो? आप परेशान हो, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग राजनीति कर रहे हैं अपनी अपनी हैसियत, योग्यता और क्षमता के अनुसार।
तो मीडिया को तो ये चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि शरद पवार इधर है कि उधर है, आएंगे कि जाएंगे। भाई शरद पवार एक तो 26 में से एक है, आधा है मतलब, और दूसरे कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो कौन सी बड़ी बात है, होना ही चाहिए वंशवाद और सब जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिससे परेशान है। तो दोनों कारणों से ये मुद्दा नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जो सब अभी किया गया है उसका अगले चुनाव में क्या असर होगा, और बीजेपी कहां रहेगी, कितनी सीट लाएगी, और जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, और जज लोया की जांच, मर्डर की जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और बाकी जो पैसे का मामला है सो है ही है। इसलिए चिंता बड़ी है और इसलिए वो सब परेशानी है। और जैसा हम लोग जानते हैं वहां वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ठीक से हैंडल कर ले, इसलिए सब खुल के सामने आ जाता है। सब कुछ एकदम भरभरा के फव्वारे की तरह सामने है, हम लोग सब देख समझ सकते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी परिवारवाद की राजनीति पर बहुत शानदार ढंग से सुनील शुक्ला जी बात कर ही रहे थे, आप भी अपना क्लोजिंग कमेंट में। और सबसे बड़ी बात कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, तो परिवार को बांट रहे हैं, एक उधर रहो एक इधर रहो। बीजेपी में देखिए गांधी परिवार से ही शुरुआत कर लीजिए, यहाँ से लेकर के, और वहाँ अजीत पवार और शरद पवार हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि चाहे वरुण गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों दो जगह हैं, इधर अजीत पवार उधर शरद पवार हैं। तो परिवारवादी राजनीति को ऐसे ही मोदी जी बांटते रहें और देश का भला और बांटो और राज करो चलता रहे, यही हम चाहेंगे। जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि अब बांटो और राज करो चलता रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, राजनीति चलती रहे। खैर थोड़ा ये हम मजाकिया उसमें थे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जो कुछ हो रहा है, और जैसे परिवारवाद, भ्रष्टाचार या तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कर रहे थे 15 अगस्त को, और अगर कहते हैं ना कि एक उंगली अगर आपके तरफ कोई आप अगर किसी की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ दिखती हैं। तो ये जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों का नाम अलग अलग रख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों जो हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तीनों आपकी तरफ भी, ये तीनों उंगलियां आपकी तरफ ही उठी हुई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को, उनकी पार्टी को ये ज़रूर एक बार फिर से सोचना होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय यानी कि 9 अगस्त को जिस विज्ञापन के साथ आप इंडिया गठबंधन का विरोध करने के लिए उतरे थे, आज कहीं ना कहीं आप उसी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे आप और फंसते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी राजनीति पे इन सब चीज़ों से अलग, इधर फंस ही नहीं रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे हैं, कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गौर फरमाइए तो राहुल गांधी की राजनीति क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले समय में राहुल गांधी की राजनीति पे बहुत लोग पीएचडी करेंगे, ये भी आप लिख कर रख लीजिए जो आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, और शायद ये राजनीति सक्सेसफुल हो भी जाए, सफलता दिलाए इंडिया को, और 2024 में आप परिवर्तन देखेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी और संजय कुमार सिंह जी और प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक